तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल अफेयर यानी राष्ट्रीय मामलों से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी या लिमिटेड यानी कि एनजीईएल को भारत सरकार द्वारा कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम यानी सीपीएसई का दर्जा दिया गया है। तो इसके ऑप्शन है शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, नवरत्न डी और शेड्यूल ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेड्यूल ए। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एनजीईएल को यह दर्जा भारत के अक्षय ऊर्जा और सार्वजनिक निवेश और सहायता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी रणनीति का हिस्सा के तौर पर दिया गया है। और शेड्यूल ए का दर्जा कंपनी को मिलने से वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में अधिक स्वतंत्रता मिलती है, जिससे वह तेजी से निवेश कर सकती है और बड़े पैमाने पर परियोजना शुरू कर सकती है। और एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 51% हिस्सा अब गैर जीवाश्म यानी कि गैर ऑर्गेनिक स्रोतों से आता है, जो भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान देना कि एनजीईएल यानी कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनजीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा और सीपीएसई का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में विधानसभा ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त बहुविवाह विरोध अधिनियम यानी एंटी पॉलीगम बिल को पारित किया है। तो इसके ऑप्शन है मेघालय। इसके जो ऑप्शन है वो मेघालय, नागालैंड, असम और मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो इस विधेयक का प्राथमिक लक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा और आधिकारिकता को मजबूत करना तथा सामाजिक सद्भावना को बनाए रखना है। यह विधेयक राज्य सरकार के व्यापक सामाजिक सुरक्षा एजेंडा का हिस्सा है, जो संभावित रूप से समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में एक कदम है। तो ये असम का हो गया। आपको ये ध्यान देना है बहुविवाह अधिनियम असम में पारित हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में भारत में बागवानी क्षेत्र यानी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री का उत्पादन 2013-14 में 280 मिलियन टन था और 2025 में लगभग कितना मिलियन टन हो गया। तो इसके ऑप्शन है 305 मिलियन टन, 367 मिलियन टन और 400 मिलियन टन और 299 मिलियन टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 367 मिलियन टन हो गए हैं 2025 में। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यह डेटा सरकार के पीआईबी से लिया जाता है और यह अगस्त 2024 का डेटा। मैं आपको बता दूं कि यह डेटा हर 10 साल पर लिया जाता है। यह वृद्धि दर्शाता है कि भारत कृषि विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, यानी कि जो भारत है वो कृषि विविधीकरण पर ध्यान को केंद्रित कर रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलती है और भारत दुनिया में सब्जी और फसल का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन है भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। यानी कि जो भारत में 3 मेगावाट क्षमता वाली पहली जो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसके ऑप्शन है पुणे और भाटिया, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण है, यानी कि ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज। यानी कि जो ये वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है, ये बड़े पैमाने पर यानी बड़े नंबर पर यानी अधिक मात्रा में ऊर्जा को स्टोर कर यानी कि ऊर्जा को स्टोर कर सकती है।
और खासकर अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यह भारत के 51% गैर जीवाश्म यानी कि नॉन ऑर्गेनिक क्षमता को बनाए रखने और ग्रिड स्थिरता को सुनिश्चित करने का लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 यानी कि समुद्री मत्स्य जो मछली पालन होते हैं उसको मत्स्य पालन कहते हैं यानी सेरिकल्चर कहते हैं। मैरीटाइम टाइम फिशर सेंसस 2025 खारूना किस शहर से शुरू किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं कोच्चि, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोच्चि। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। यह जनगणना तटीय समुद्री और मत्स्य संसाधनों के सटीक आकलन और मछली पकड़ने वाले समुदायों के सामाजिक आर्थिक स्थिरता को समझने और मत्स्य पालन की नीतियों को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण योजना होगी। और ये योजना कोच्चि में शुरू की जा रही है, ये आपको ध्यान देना है। और यह डाटा ब्लू इकोनॉमी के टिकाऊ विकास को निर्देशित करने में मदद मिलती है। यानी ब्लू इकोनॉमी इसको कह सकते हैं, जो समुद्र यानी होता है उसको ब्लू कह सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी के टिकाऊ विकास में निर्देशित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर दक्ष मेडल 2025 के लिए कितने कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो 2025 में यूनियन होम मिनिस्टर दक्ष मॉडल से 2025 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है 10, 146, 190 और 205। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 146 लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक से सम्मानित किया गया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं पहले। यह दक्ष पदक जांच उत्कृष्टता यानी एक्सेलेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है, जिसका उद्देश्य पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने के लिए और जांच अधिकारियों के बीच उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। और यह सम्मान अपराधों की उच्च गुणवत्ता वाली जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बलों को दिया जाता है। यानी कि जो अपराध में अच्छे तरीके से जांच करते हैं अधिकारी या पुलिस अधिकारी, उनको यह सम्मान दिया जाता है। यूनियन होम मिनिस्टर दक्ष 2025 से 146 लोगों को दिया गया है 2025 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपी में जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लिख के लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला है डायरेक्ट एग्ज़ाम में। तो किसी तरीके से सेम लैंग्वेज में नहीं, किसी तरीके से घुमा के आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आना तय है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए किस एक्सप्रेसवे ट्रेन को गोरखपुर इज्जतनगर एक्सप्रेस तक विस्तारित किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं गोरखपुर टू लखनऊ। जो पहले आप ये जान लीजिए, इज्जतनगर बरेली में है, यानी बरेली में ही इज्जतनगर है। तो ये आप ध्यान लीजिए पहले बात। तो गोरखपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोरखपुर टू पीलीभीत एक्सप्रेसवे, गोरखपुर टू देहरादून एक्सप्रेसवे, गोरखपुर टू अयोध्या एक्सप्रेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर टू पीलीभीत एक्सप्रेस। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो हमारे रेल मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं और राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने इसे हरी झंडी दिखाई है। यह सेवा बरेली यानी इज्जतनगर बरेली पीलीभीत गोरखपुर के बीच संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगी और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय यात्राओं में विकल्पों में सुधार लाएगी। यानी कि यूपी में जो आप लोकल लोग उत्तर प्रदेश यानी बरेली से गोरखपुर जाना चाहें तो उनको आपस में दिक्कत नहीं होगी यात्रा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन 2024 बिल जिसे 2024 में पेश किया गया था, इसका नाम क्या है? यानी कि इस अधिनियम का नाम क्या था? तो संविधान संशोधन अधिनियम 128, 129 और 130वां और 133वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 129वां। यानी कि जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल अधिनियम था वो 129वां अधिनियम था जो 2024 में प्रस्ताव के लिए भेजा गया था।
तो इसका इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए किया गया था, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका जो मोटिव था ये था कि जब इलेक्शन जो अ, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ आयोजित करने पर जो खर्चा है, जो इलेक्शन यानी कि अभी जो हाल ही में बिहार में इलेक्शन हुआ है, और ऐसे ही लोकसभा 2024 में हुआ था, ऐसे ही 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन है, और महाराष्ट्र में हुआ था। ऐसे ऐसे हर राज्य में इलेक्शन होता है, उसका खर्चा आता है, जो वो खर्चा बच सके, यानी एक बार इलेक्शन होने पर सब कुछ डिसाइड हो जाए तो, और जो पैसा बचेगा वो विकास में लगाया जाएगा, ये इसका मोटिव था। तो पहले आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने तर्क दिया कि यह प्रस्तावित ढांचा मूल संविधान के ढांचे को उल्लंघन भी नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं कि पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन कमीशन यानी कि जो प्रस्तावित किया गया था, वो क्या हमारे मूल संविधान के ढांचे को प्रस्तावित कर रहा था या नहीं, ऐसे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे नहीं, यानी कि जो मूल संविधान प्रस्तावना का जो मूल संविधान का ढांचा था उसको उल्लंघन नहीं कर रहा था। और इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ आयोजित करके कम खर्चा करना और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना था। और जो यानी कि जो इसमें खर्चा लगेगा उससे उसको बचा के विकास में लगाना था, ये इसका मोटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 66A यानी कि आईटी सेक्टर अधिनियम 66A का दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार के ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है कि यानी कि आईटी सेक्टर 66A का नियम अधिनियम 66A के द्वारा जो ऑनलाइन कंटेंट यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे जगहों पे जो ऑनलाइन कंटेंट डाला जाता है उस पे कौन से किस पर प्रकाश डालना है। तो इसके ऑप्शन है समाचार रिपोर्ट पर, सरकारी दस्तावेज पर, उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री यानी कि जो आप लोग वीडियो और फोटोज डालते हैं, रील डालते हैं उस पर, और ई कॉमर्स डाटा पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री यानी कि यूज़र द्वारा जो कंटेंट डाला जाता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक तटस्थ संवेदन नियम यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया कि जो सोशल मीडिया यूजर है उनके लिए एक रूल होना चाहिए कि वो कैसे कंटेंट डाल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो आप यूट्यूब या रील पे देख रहे हैं जिस तरीके से अश्लीलता फैलाई जा रही है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम जारी किया। और मैं आपको बता दूं कि जो सोशल मीडिया का नियम है 66A, आपको ये भी ध्यान देना है। 66A उल्लंघन जो अगर हो जाएगा तो ये आपको ध्यान देना है। और आगे बता दूं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल्यवान अधिकार है, यानी कि आपको यह बिल्कुल अधिकार है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अश्लील कंटेंट बनाएं या अश्लील कंटेंट को बढ़ावा दें। आप इसको बढ़ावा नहीं दे सकते, यानी कि 66A में ये सुधार किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। वैसे भी हर नागरिक का एक जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी कि वह अपने समाज को एक सही दिशा में ले जाए, ना कि ऐसे अश्लील कंटेंट बनाए जिससे समाज में गलत प्रभाव पड़े। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में। तो आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। यह परियोजना चुनावी रोल को शुद्ध करने और मतदान को पंजीकरण बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950-51 में पारित किया गया था, जो चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यानी कि ये जो अधिनियम यानी एक्ट है ये 1950 में ही पारित कर दिया गया था। तो अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब अंतर्राष्ट्रीय मामले यानी इंटरनेशनल अफेयर करंट अफेयर देखते हैं। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों यानी यूएन मिलिट्री कंट्रीब्यूशन के प्रमुख सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर में की गई थी? तो इसके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दिल्ली, वियना और टोक्यो। तो इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जितने भी समिति यानी कि जो बैठक हैं, युद्धाभ्यास हैं और ये सब अगर भारत में होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके चांस बन जाते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। तो भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और इस सम्मेलन में शांति अभियानों को सामने आने वाली चुनौतियां, सैनिक सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर चर्चा की जाएगी। यह मेजबानी वैश्विक सुरक्षा और शांति स्थापना में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रीट, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिल गया यानी कि क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम ऑस्ट्रीट है, यानी कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है ऑस्ट्रीट, 2025 में चौथा संस्करण किस स्थान पर शुरू गया। और ये भी आपको ध्यान देना कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रीट संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो इस बार का 4th संस्करण था और यह किस शहर में स्थापित किया गया। तो इसके ऑप्शन है एडिलेड, पार्थ, सिडनी और कैनबरा। तो इसका सही जवाब पार्थ हो जाएगा, यानी कि पार्थ में किया गया ऑस्ट्रीट सैन्य अभ्यास 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। और ऑस्ट्रीट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परीक्षण अभ्यास है। यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है और दोनों देशों के बीच साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और यूके सैन्य अभ्यास अजय यानी कि इंडिया और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश का सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर भी इसी समय किया गया। यानी कि एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे एक ही क्वेश्चन से। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का है वो ऑस्ट्रेड है, यानी ऑस्ट्रेड में ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्र आता है और रेड यानी इंडिया आता है। तो ये ध्यान देना है। और भारत और यूके का अजय वॉरियर 2025 ये भारत और यूके का है, यानी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश यानी और इस अवधि में इस यानी कि इसी सेम टाइम में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे गरुड़ 2025 का द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो गरुड़ 2025 यानी आपको ये भी ध्यान देना है कि गरुड़ जो है वो किस देश के साथ किया जाता है। तो ये गरुड़ भारत और फ्रांस का युद्ध अभ्यास है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। गरुड़ जो है वो भारत और फ्रांस का वायुसेना के बीच में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है जिसका उद्देश्य परिचालन क्षमता और अंतर क्षमता को बढ़ावा देना है। भारत और फ्रांस का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार विशेष रूप से रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे राफेल जेट के क्षेत्र में है, यानी कि रणनीति जो है वो भारत का राफेल जेट क्षेत्र के में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबेस्टियन लोकार्न का किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यानी कि सेबेस्टियन लोकार्न को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसके ऑप्शन है इटली, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। जो फ्रांस में सेबेस्टियन लोकार को फ्रांस का पीएम नियुक्त किया गया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यह नियुक्ति फ्रांस के आंतरिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है जिसका प्रभाव यूरोपीय संघ की नीतियों पर भी पड़ सकता है।
और भारत और फ्रांस के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध जो कि गरुड़ यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ अभ्यास और अन्य समझौते पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ये बात आपको ध्यान देना कि भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ है और भारत और यूके के बीच में अजेय है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सैन्य अभ्यास है। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश ने हाल ही में अमेरिका के साथ किए गए प्लूटोनियम समझौते से सॉरी यहाँ पे देख नहीं रहता। किस देश ने हाल ही में अमेरिका के साथ किए गए प्लूटोनियम समझौते से हटाने की घोषणा की है? यानी कि जो अमेरिका के साथ में एक समझौता हुआ था उससे किस देश ने इस समझौता से हटने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस ने इस समझौता से हटने की घोषणा की है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह समझौता अतिरिक्त रूप से प्लूटोनियम जो कि परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है यानी कि इससे निपटने में संबंधित था और रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते भू राजनीतिक यानी कि ज़मीन के विवाद को बढ़ते तनाव के चलते इस समझौता से हटना और हथियारों को नियंत्रण और वैश्विक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नौसेना किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास ओशन स्काई यानी कि ओशन स्काई 2025 का आयोजन करेगा? तो ये आपको ध्यान देना है कि भारत की नौसेना ओशियन स्काई 2025 का अभ्यास किस देश के साथ में करेगा? तो आपको यहाँ पे इसका ऑप्शन है स्पेन, जापान, ओमान और सिंगापुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन। और स्पेन ओशन से आप जब बोलेंगे स्पेन ओशन स्काई तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैच होगा, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि 4 देशों के युद्ध अभ्यास और सैन्य अभ्यास आपको याद हो जाएंगे आज इसी वीडियो में। तो यहाँ पे स्पेन के साथ किया गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। यह नौसैनिक अभ्यास दोनों देशों के नौसेना के बीच परिचालन और लॉजिस्टिक समन्वय को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह भारत की वैश्विक पहुंच और यूरोपीय साझेदारों के साथ संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल ने हाल ही में किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्रेसिडेंसी मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, ऋषि सुनक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। यह सम्मान इजराइल राज्य के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान उनके प्रशासन के दौरान इजराइल के प्रति समर्थक नीतियों और जैसे यूरेशियम और इजरायलिया राजधानी के रूप में मान्यता देने में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस नौसैनिक जहाज ने अपनी परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में पोर्ट विक्टोरिया सेल्सियस का दौरा किया है? तो इसके ऑप्शन है IN सुमेध, IN विक्रमादित्य, IN तारागिर, IN विराट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा IN सुमेध। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR भारत के सुरक्षा उपस्थिति को मजबूत करने और मित्र देशों के साथ संबंध को गहरा करने के लिए की गई है। सेल्सियस जैसे छोटे द्वीपों में राष्ट्र को सुरक्षा सहायता प्रदान करने के लिए भारत की सागर नीति का हिस्सा है। यानी कि INS सुमेध भारत का सागर नीति का हिस्सा, ये सागर है ये सागर नीति का हिस्सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यूरोपीय देश में दुनिया का पहला व्हाइट लाइब्रेरियन लाइनेक्स देखा गया है? और व्हाइट लाइब्रेरियन लाइनेक्स देखा गया पुर्तगाल, इटली, स्पेन और ग्रीस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन।
स्पेन में देखा गया। और मैं आपको बता दूं वाइट लाइब्रेरियन लिनक्स ये जो ये बिल्ली का एक प्रजाति है। तो पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दुनिया का सबसे दुर्लभ बिल्ली प्रजातियों में से एक है। यह सफ़ेद रंग का पाया जाने वाला असाधारण और आनुवंशिक घटना है। यह खोज वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारिस्थितिकी के लिए एक महत्वपूर्ण खोज भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत के किस महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल का भ्रमण किया है? तो इसके ऑप्शन है नालंदा, राजगीर, बोध गया और वैशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोध गया। जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं वो भारत आए थे और बोध गया गए थे। बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है। बोध गया वह स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह भ्रमण भारत और भूटान के बीच मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को दर्शाता है। तो अब आइए अर्थव्यवस्था और बैंकिंग से करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अप्रैल सितंबर और सितंबर 2025 की अवधि के लिए भारत का राजकोषीय घाटा यानी फिशल डिफिसिट पूरे वर्ष के लक्ष्य का कितना % रहा है? तो इसके ऑप्शन है 45%, 52%, 36% और 60%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36.5%। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। इस अवधि में राजकोषीय घाटा 5.73 लाख करोड़ रहा है, जो कि 36.5% का प्रारंभिक आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर राजकोषीय प्रबंधन और नियंत्रण को दर्शाता है। यह बताता है कि सरकार अपने लक्षित घाटे जो कि जीडीपी का एक निश्चित प्रतिशत होने को प्राप्त करने की राह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में पीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन है प्राइवेट पेमेंट इंटरफेस, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और पब्लिक पेमेंट इंटीमेटिव और प्राइमरी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। पीपीआई ऐसा साधन है जो वस्तु और सेवाओं की खरीद के साथ वित्तीय सेवाओं के लिए भुगतान की सुविधा प्रदान करने और वॉलेट और वाउचर के साथ इसका उदाहरण है। भारत में पीपीआई को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोयला शक्ति डैशबोर्ड यानी कि कोल शक्ति डैशबोर्ड और कोयल भूमितीकरण प्रबंधन पोर्टल यानी कोयल मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इसके ऑप्शन है पीयूष गोयल, जी किशन रेड्डी, प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव। तो आपको बता दूं जी किशन रेड्डी द्वारा ये किया गया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। इन पोर्टल का लक्ष्य कोयला के क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ाना यानी रियल टाइम डाटा को प्रदान करना और कोयला पारिस्थितिकी के मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। यह पहल कोयला मंत्रालय के तहत आती है, जिसका लक्ष्य भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों को समर्थन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी नामांकन योजना 2025 कर्मचारी नामांकन योजना 2025 एम्प्लॉय इन्वायरमेंट स्कीम 2025 नियुक्तियों के किस अवधि के बीच में आईपीएफ कवरेज से बाहर रह गया कर्मचारियों को नामांकित करने के लिए एक विशेष विंडो प्रदान करती है? तो इसके ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2017 से 31 जनवरी 31 मार्च 2025, 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025, 1 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2025, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2025। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
यह विशेष विंडो उन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा यानी ईपीएफ कवरेज प्रदान करने के लिए है जो पहल तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से योजना से छूट गए हैं। यह सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक सरकार का एक प्रमुख कदम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिली एंड कंपनी द्वारा निर्मित कौन सी दवा अक्टूबर 2025 का भारत का सबसे अधिक मूल्य वाली बिकने वाली दवा बन गए है, जिसने लॉन्च के कुछ महीने के भीतर ही यानी $1 मिलियन का मासिक बिक्री पार कर दिया। यानी कि ये एक ऐसी दवा है जो पहली बार $1 बिलियन मात्र 2-3 महीनों में ही पार कर गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोउजारो। मैं आपको बता दूं कि ये दवा जो है वो शुगर और वज़न घटाने वालों के लिए है, यानी कि जो शुगर के पेशेंट हैं और वज़न घटाने के लिए उपचार के लिए एक दवा है, और इतनी कम अवधि में यानी कि 102 महीने में ही मात्र $1 बिलियन की बिक्री को पार करने वाली पहली दवा बन गई है। और फार्मास्यूटिकल बाजार में इसकी उच्च यानी हाई डिमांड दर्शाता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने डिजिटल भुगतान को खुफिया मंच यानी कि डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को औपचारिक रूप से तैयार कर रहा है? तो इसके ऑप्शन है आरबीआई, एनपीसीआई, आईबीए और मेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनपीसीआई जो है वो डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को औपचारिक रूप से तैयार कर रहा है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली में धोखाधड़ी यानी कि जो डिजिटल पेमेंट होते हैं उसमें धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध को पता लगाना और उन्हें रोकने के लिए एनपीसीआई द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है, जो भारत के डिजिटल भुगतान की तीव्र वृद्धि के कारण सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने में सहायक होगी। यानी कि आप के साथ जब यूपीआई पेमेंट या डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी हो जाता है तो उससे निपटने के लिए एनपीसीआई द्वारा यह पहल शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में सब्जियों और फलों के अलावा किस बागवानी फसल यानी कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप के उत्पादन में कैपरेटिवली सुधार देखा गया है? तो इसके ऑप्शन है चाय और कॉफ़ी, मसाले और नारियल और काजू, गन्ना और कपास, जूट और तंबाकू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसाले, नारियल और काजू में। यानी कि बागवानी क्षेत्र का कुल उत्पादन 2013-14 में 280 मिलियन डॉलर था, 280 मिलियन टन था। 280 मिलियन टन था 2023-24 में, लेकिन 2025 में 367 मिलियन टन हो गया है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हॉर्टिकल्चर में 2025 में 367 मिलियन टन हो गया है, और जिसमें मसाले, नारियल और काजू पर विशेष ध्यान दिया गया है। फलों का उत्पादन 2014-15 में 866 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 10,129 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो सीधे सीधे 10 गुना बढ़ गया है, और ये भी आपको डाटा ध्यान देना है। भारत में हॉस्पिटैलिटी आतिथ्यकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर फंड लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है सिडबी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर यानी नाबार्ड, एसबीआई और आईटीसीडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिडबी ने किया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं। इस फंड का उद्देश्य पर्यटन से जुड़े छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है कि इस उद्योग से यानी कि हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन से उद्योग से जुड़े जितने भी छोटे और मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, और पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में के क्षेत्र में भारत के सेवा के क्षेत्र में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो टूरिज्म होते हैं इससे जो भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारत सरकार ने किस वित्तीय वर्ष तक राजकोषीय घाटों को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने किस वित्तीय वर्ष तक राजकोषीय घाटा को घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 4.5 तक लाने का लक्ष्य रखा है? तो इसके ऑप्शन है 2025-26, 2026-27, 2027-28 और 29-30। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2027-28 तक। तो आइए पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2027-28 तक जो जीडीपी रेट है वो 4.5 का लक्ष्य रखा गया है। जो 2027-28 में 4.5% का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य वित्तीय समेकन सरकार के लिए एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य देश के उधार निर्भरता को कम करना और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को भी महत्वपूर्ण बनाए रखने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने हाल ही में नॉलेज फर्स्ट यानी कि जो वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए यानी कि वित्तीय इकोनॉमिक लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज फर्स्ट का पहल की शुरुआत किया है? यह किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो इसके ऑप्शन है सेबी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, आईआरडीएआई के द्वारा और वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई द्वारा नॉलेज फर्स्ट पहल की शुरुआत। आरबीआई द्वारा जो है नॉलेज फर्स्ट की पहल की शुरुआत आरबीआई द्वारा किया गया है। तो इसका आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को निवेश, ऋण और बैंकिंग सेवाओं के बारे में शिक्षित करना और वित्तीय जागरूकता और आर्थिक समावेश और उपभोक्ता को धोखाधड़ी से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। तो आइए अब रिपोर्ट और सूचकांक और रैंकिंग यानी कि रिपोर्ट, इंडेक्स और रैंकिंग के बारे में करंट अफेयर देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स शूटिंग फाउंडेशन यानी आईएसएसएफ राइफल पिस्टल वैश्विक चैंपियनशिप में 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यानी कि आईएसएसएफ में राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो आपको बता दूं कि जो पिस्टल चैंपियनशिप में है भारत ने वो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यानी कि आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप शूटिंग में भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया, जो शूटिंग में एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को निरंतर दर्शाता है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2025 के सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SGDS के कार्यान्वयन के लिए आकलन करने के लिए किस नई श्रेणी की शुरुआत की गई है? तो इसके ऑप्शन है नवोचार, उद्यमिता और सतत विकास लक्ष्य और कौशल विश्वविद्यालय और राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। यह कदम रैंकिंग प्रणाली को केवल अकादमिक प्रदर्शन से पूरा ले जाता है और संस्थाओं के सामाजिक पर्यावरण जिम्मेदारी को भी महत्व देता है। नई श्रेणी परिसर में हरित प्रथाओं और अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और सामाजिक समावेशन जैसे मापदंडों पर संस्थाओं का मूल्यांकन भी करेगा। यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य है वो ये जो सामाजिक समावेशन जैसे मापदंडों संस्थाओं का मूल्यांकन भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो इसके ऑप्शन है 5वां, 7वां, 9वां और 11वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां स्थान मिला है भारत को। यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत को 7वां स्थान मिला है। और ऐसे आप इसको याद रखिए कि भारत जो है वो
7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। तो आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दे रहा हूँ। यह सूचकांक जर्मन वाच न्यूक्लियर और इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। भारत लगातार उच्च स्थान पर रहा है, जो मुख्य रूप से अच्छे ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में प्रयासों के कारण यह सूचकांक शीर्ष 3 स्थान खाली रह जाते हैं। यानी कि जो ऊपर के 3 स्थान हैं वो खाली रह जाते हैं, लेकिन अब जो भारत है वो ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2025 में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ILO, OECD और UNDP और वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा IECD। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025 का रिपोर्ट IECD द्वारा जारी किया जाता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह रिपोर्ट OECD देश के प्रवासन रुझानों और रोजगार दर के प्रवासियों के सामाजिक एकीकरण का विश्लेषण करता है। यह रिपोर्ट वैश्विक श्रम बाजार गतिशील और सदस्य देशों की अव्रजन नीतियों को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये ध्यान देना है। तो 111 रैंक रही है भारत की ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में संयुक्त रूप से वर्ल्ड में भारत की जो रैंक रही है वो 111 रही है। यह 4 संकेतों पर दर्शाता है: कुपोषण और बाल सुरक्षता, बाल बौनापन और बाल मृत्यु दरों पर देश का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लियोनेस ऑफ सैनी एंड सनी पुस्तक के लेखक कौन है जो हाल ही में चर्चे में रहे थे? तो इसके ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा किरण देसाई। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने उन्हें मैन बुकर पुरस्कार भी दिया है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में लेखक और उनकी कृतियों से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है जो तकनीकी ज्ञान और भविष्य की तैयारी में मापती है? तो इसके ऑप्शन है 42वां, 44वां, 49वां, 51वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49वां है। यह रैंकिंग IMD द्वारा जारी किया जाता है। रैंकिंग में सुधार भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और IT क्षेत्र में नवचार को दर्शाता है। तो IMD द्वारा जारी किया जाता है, इसमें रैंक जो है भारत का 49वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा यानी EIU द्वारा जारी की लोकतांत्रिक सूचांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसके ऑप्शन है 45, 49, 55, 61। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61वां रैंक है जो वो भारत का। यह सूचकांक चुनावी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता, सरकार के कामकाज और राजनीतिक सांस्कृतिक जैसे 5 मापदंडों पर आधारित होता है। भारत में त्रुटिपूर्ण यानी कि फ्लॉड डेमोक्रेसी और को श्रेणी यानी कि जो भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतांत्रिक यानी फ्लॉड डेमोक्रेसी श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 7वां स्थान प्राप्त किया। इस सूचकांक में आमतौर पर कौन से 3 स्थान खाली रखे जाते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया था कि ऊपर के 3 जो हैं वो खाली रह जाते हैं इस सूचकांक में। पहला, दूसरा, तीसरा खाली रह जाता है, ये आपको ध्यान देना है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं पहले। ये स्थान इसलिए खाली रखे जाते हैं क्योंकि कोई भी देश पेरिस समझौता के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। भारत का प्रदर्शन अक्षय ऊर्जा और उत्सर्जन ऊर्जा नियंत्रण में सुधार को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 के लिए अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोएल मोकियर, फिलिप आखियान आप और पीटर हाबिट को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोएल मेकिर, फिलिप आखियान और पीटर हाबिट को। इसका ऑप्शन नंबर बी। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक सम्मानों में से एक है। इन अर्थशास्त्रियों को आर्थिक नवचार, प्रतिस्पर्धा और दीर्घकालिक विकास पर उनके काम के लिए यह सम्मान किया जाता है। तो अब आइए देखते हैं समझौता और समझौता ज्ञापन यानी एग्रीमेंट एंड MOUs। तो अब आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय संचार अकेडमी यानी नेशनल कम्युनिकेशन अकेडमी NCA ने दूरसंचार नीति सहयोग के लिए किस प्रमुख प्रबंधन संस्थाओं के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसके ऑप्शन है IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता और IIM लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIM कोलकाता। तो आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इस समझौता का उद्देश्य दूरसंचार नीति, विनिमय ढांचे और प्रबंधन कौशल को विशेषज्ञ साझा करना है। 5G और 6G उभरती प्रौद्योगिकी को मजबूत और नीति निर्माण और मानव संसाधन विकास सुनिश्चित करने के लिए यह सहयोग महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के व्हाइट स्टिक राइस की कितनी टन मात्रा निर्यात करने के लिए पहले पार इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 500 टन 500 टन मात्रा निर्यात करने के लिए साइन किया गया है। व्हाइट स्टिक राइस की मात्रा 500 टन निर्यात करने पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह कॉन्फ्रेंस जो है वो अपेडा द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चाक हाओ ब्लैक राइस जो मणिपुर में उगाया जाता है, जिसे 2020 में GI टैग मिला था, भारत के प्रीमियम चावल निर्यातों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ में चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलापन आने और भू राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए यह समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समझौता भारत सेमीकंडक्टर मिशन मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और UK के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वैरियर 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह अभ्यास 17 नवंबर 2025 को शुरू हुआ है। उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग बढ़ाना और आतंकवादी विरोध अभियान को संयुक्त परीक्षण करना या प्रदान करना है। किस देश ने रूस के साथ 2010 में परमाणु सामग्री यानी प्लूटोनियम को सुरक्षित निपटाने के लिए किए गए समझौते को हटाने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और रूस। तो 2010 में परमाणु सामग्री प्लूटोनियम के सुरक्षित को निपटाने के लिए यह समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। और यह समझौता अत्यधिक प्लूटोनियम के निपटाने से संबंधित है। यह कदम रूप में पश्चिमी देशों के बीच बिगड़ते राजनीतिक संबंध को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने समुद्री प्रशासन और तटीय सुरक्षा के लिए किस क्षेत्रीय समूह के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IORA पर साइन किया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। IOR हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ में सीमा पर डिजिटल भुगतान को मजबूत करने के लिए UPI और देश की फर्स्ट पेमेंट सिस्टम लिंकेज पर समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ में UPI पर समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेशिया के साथ में किया है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। मलेशियाई प्रणाली में UPI का जुड़ाव दोनों देशों के निवासियों के लिए सस्ते और तेज सीमा पर लेन देन को बढ़ावा देगा। तो मलेशिया में UPI शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा, अनुसंधान और परीक्षण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो शिक्षा और रिसर्च के लिए किस देश के साथ में साइन किया गया है? शिक्षा और रिसर्च के लिए ज्ञापन दिया गया है और साइन किया गया है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे, इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह समझौता राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अंतर्राष्ट्रीय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंध शिक्षा और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC ने वन हेल्थ डिस्ट्रिक्ट कोड के तहत जूनोटिक रोग पर सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे WHO, FAO, WOAH, यूनिसेफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा WOHA यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि नेशनल सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC ने वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ में समझौता किया है, WOAH के साथ में किया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह सहयोग विषाणु संक्रमण प्रतिरोधी अभ्यास यानी मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना को सौंपा गया P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है? तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देखते हैं। तो ये जो तारागिरी है वो MDL द्वारा किया गया है। और तारागिरी मुंबई में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। P-17A फ्रिगेट बहुमुखी यानी बहुमिशन प्लेटफॉर्म है, जो स्वदेशी सुरक्षा क्षमताओं को दर्शाता है। यह मूल INS तारागिरी के पुनर्जन्म है, जिससे 1980 से 2013 तक सेवा दी थी। अब बात करते हैं शिखर सम्मेलन और सम्मेलन यानी समिट एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। तो 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिर्देशक और महानिर्देशक यानी DGP और IG का सम्मेलन नवंबर 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है अहमदाबाद, हैदराबाद, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ और पुणे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवा रायपुर छत्तीसगढ़। तो आइए बात करते हैं। इन 3 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय विकसित भारत सुरक्षा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की और उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Web3 एनिमेशन ब्रॉस और इंडिया
2025 यानी वेब 3 एनिमेशन ब्रास इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसके ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह आयोजन रचनात्मक प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से वेब 3 और एनिमेशन उद्योग में नवाचार और विशेष को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। हैदराबाद को सेमीकंडक्टर, नवाचार और आईटी जैसे उच्च तकनीक उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। यानी कि जो वेब 3 है वो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन यानी आईएमओ सभा के दौरान भारत को आईएमओ परिषद के लिए फिर से चुना गया। यह सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन में है। यानी कि भारत को 2026-27 का कार्यकाल के लिए श्रेणी बी में रखा गया, यानी सेकंड ग्रेड में रखा गया, बी ग्रेड में रखा गया है और अधिक वोटों के साथ, यानी कि 169 में 154 वोट के साथ चुना गया है। आईएमओ परिषद के लिए चुना गया जन समुद्री प्रशासन में भारत का बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुबई एयर शो में 2025 में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दुबई एयर शो दुबई में आयोजित किया गया था और इसी में जो हमारा एक जो रॉकेट था वो भी इसी में गिर गया था। तो पहले यहाँ ये इसका यह शो 17-18 नवंबर को आयोजित किया गया था। भारतीय दल में LCA तेजस सूर्य किरण एरोबेटिक थीम शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप चैंपियन 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया है? तो इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, पुणे और चंडीगढ़ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में किया गया है। और आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारत में मुक्केबाजी के खेल को बढ़ावा देना और वैश्विक मंच पर भारत की खेल की क्षमता को प्रदर्शित करना, और यह ग्रेटर नोएडा में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यानी अपेडा द्वारा किस शहर में किया गया? तो इसके ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। और इस सम्मेलन के दौरान भारत ने 500 टन व्हाइट स्ट्रिक्ट राइस निर्यात करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य चावल निर्यातक को बढ़ावा देना और भारत के अद्वितीय चावल किस्मों जैसे चाक हवा को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुख सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा किस वर्ष की जाएगी? तो इसके ऑप्शन है 2024, 2025, 2026 और 2027। तो यह सम्मेलन वैश्विक शांति अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में महिला सैनिकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO के एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस और भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस ने किया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सम्मेलन में क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूल और कृषि नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिलीपींस में यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 फ्रेमवर्क ग्रुप की चौथी बैठक नवंबर में किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसके ऑप्शन है गांधीनगर, बेंगलुरु, वाराणसी और हैदराबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में किया जाएगा। और इस बैठक में वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला को मजबूत करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हेल्थ मिशन के तहत आयोजित विषाणु संक्रमण प्रतिरोध अभ्यास नामक मॉक ड्रिल किस जिले में आयोजित की गई है?
तो इसके ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, खंडवा और जबलपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खंडवा में खंडवा में मॉक ड्रिल नामक एक योजना की शुरुआत की है जो आयोजित विषाणु और संक्रमण को रोकने से संबंधित है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यह मॉक ड्रिल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। इसका मकसद जूनेटिक बीमारियों से निपटने के लिए भारत की महामारी तत्परता को मजबूत करना था। तो अब यहाँ पे नियुक्तियाँ और इस्तीफे यानी कि अपॉइंटमेंट एंड रिजाइनेशन से बात करते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी कि मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस नियुक्ति का लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कलंक यानी स्टिग्मा को दूर करना और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना। दीपिका पादुकोण ने स्वयं मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के बारे में खुलकर बात भी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जो हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो साक्षी मलिक, सैफाली वर्मा, मनु भास्कर और विनेश फोगाट। तो सैफाली वर्मा को हरियाणा का महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी कि सैफाली वर्मा को हरियाणा का महिला आयोग ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये बात आपको ध्यान देना है। और सैफाली वर्मा एक युवा और प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उनकी नियुक्ति महिलाओं के बीच आयोग के संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा लेखा मंत्री यानी CAG जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इसके ऑप्शन है राजेश वर्मा, मनीष सिसोदिया, अजय कुमार और विश्वजीत सहाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वजीत सहाय, यानी कि CAG डिफेंस अकाउंट के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। CGDA यानी CGDA भारतीय रक्षा मंत्रालय के भीतर सभी भुगतान, लेखांकन और वित्तीय सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। यह भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी IDAS के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनालेना बैराबॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एनालेना बैराबॉग जर्मनी से संबंधित हैं और UNGA के अध्यक्ष की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राजदूत के रूप में आधिकारिक तौर पर किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्जियो कोर ने शपथ लिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राजदूत के रूप में। यह नियुक्ति भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। राजदूत दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग करने और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO के महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्सेनियो डिमिगुएज को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा यानी NSG के नए महानिदेशक यानी DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है MA गणपति, अतुल कारावाल और दलजीत सिंह चौधरी और अनीश दयाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। और NSG भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी बल है जिसे ब्लैक कैट कमांडो के रूप में जाना जाता है।
भारत की नौसेना के किस युद्धपोत में प्रोजेक्ट 17A स्लिट फ्रिगेट के तहत भारत नौसेना को सौंपा गया है? तो इसका ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा INS तारागिरी, ऑप्शन नंबर सी। तो INS तारागिरी चौथा जो कि अभी 17A जहाज है जिन्होंने 1980 से 2013 तक सेवा देने वाले मूल INS तारागिरी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अमेरिका महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसके सही जवाब हो जाएगा रूपा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। और यह नियुक्ति भारतीय मूल के अमेरिका के कानून और न्यायिक क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठा सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा MT वासुदेव नायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह पुरस्कार भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के दौरान प्रदान किया जाता है।